एनाटॉमी जो है वो बहुत आसान है और हमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है टू ट्रीट द पेशेंट। हेयर एनाटॉमी में जो दो मेन चीज़ें वो है हेयर शाफ्ट और हेयर रूट। हेयर शाफ्ट जो है वो आउटर पोर्शन है, दैट इज द डेड पोर्शन, जो हमारे बाल एक्चुअली में हमें नजर आते हैं। और हेयर रूट जो है वो हमारा इंटरनल लाइनिंग पोर्शन है जो स्किन की लेयर्स में मौजूद है। हेयर रूट में ही तमाम ब्लड सप्लाई, तमाम नरिशमेंट फैक्टर्स, सब चीज़ें, सारी फिजियोलॉजी हेयर रूट में हो रही होती है। अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो हमारे पास हेयर शाफ्ट जो है वो डेड पार्ट होगा, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को दिखाता है किस तरीके से, वो हेयर ग्रोथ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। हेयर रूट में जो है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड मौजूद होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड कौन से ग्लैंड्स होते हैं? जो कि सीबम प्रोड्यूस करते हैं, आपके बालों को जो है वो मॉइस्ट रखते हैं। इनकी भी नॉर्मल और एबनॉर्मल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि सीबम अगर जो है ज़्यादा हो जाता है तो स्टिकी बाल हो जाते हैं। उसके भी पेशेंट्स आते हैं कि बाल बहुत ऑयली होते हैं, सीबम ज़्यादा, हमें ये डायग्नोस होता है कि सीबम हमारे इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास हेयर के अंदर जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं इरेक्टर पाइलर मसल्स। इन मसल्स का काम क्या होता है कि हेयर को स्टैंडिंग पोजीशंस में रखते हैं। जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बाल जो है वो बहुत खड़े से होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वो किस वजह से होता है, उसका कॉज क्या होता है, क्या जाना हमने कि उसके जो मसल है उसमें मस्कुलर वीकनेस हो रही है। मस्कुलर वीकनेस की वजह से हेयर जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट जो है वो नहीं रह पा रहे। उसके अलावा हमारे पास हेयर बल्ब और हेयर पेपिला होता है। हेयर बल्ब में क्या होता है? हेयर बल्ब में हमारे पास अगर मैं आपको पिक्चर दिखाती चलूँ तो यहाँ नीचे आपको हेयर बल्ब नजर आएगा, जो नीचे से राउंडेड पोर्शन है, येलो कलर का पार्ट। यहाँ पे हमारे हेयर सेल्स बन रहे होते हैं। जितने भी सेल्स हमारे हेयर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तमाम हेयर बल्ब में बन रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई के लिए काम कर रही होती हैं। अगर हम बात करें हेयर पेपिला की, तो हेयर पेपिला जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तमाम जो नरिशिंग फैक्टर्स होते हैं, ब्लड सप्लाई होता है, उसके अलावा बालों के तमाम चीज़ें जो हमें ज़रूरत होती हैं, तमाम हेयर पेपिला जो है डील करता है। हेयर पेपिला का ये फंक्शन होता है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं 18 अमाइनो एसिड्स से मिला के जो है वो कॉम्बिनेशन बना है और ये हेयर ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। केराटिन लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी मेंटेनेंस का एक मेन फैक्टर होता है आयरन का जो है मेंटेन रहना। हमारी आयरन डेफिशिएंसी होती है तो केराटिन लेवल कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज मेलानिन, तो हेयर कलर जो होता है वो डिपेंड होता है योर मेलानिन। मेलानिन एक हार्मोन है जो आपके हेयर कलर को जो है वो मेंटेन रखता है। एदर इट्स वाइट, ब्राउन, वाइट कलर हो जाता है कभी कभी। क्यों हो जाता है? काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी को साइनस हो जाता है या फिर कोई बहुत सारे और अदर कंडीशंस होती हैं, पिगमेंटेशन के इश्यूज होते हैं, तो हेयर के जो है वो कलर चेंज होते हैं। मेडिसिन उसको हेयर देख के या फिर इसकी बात को सुन के नहीं पूछना। जो हम बोलते हैं ना कि हमें टोटल ट्रीटमेंट करना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, तो यहाँ हम टोटलिटी की बात किस तरीके से करेंगे कि आपके हेयर किस टाइप के हैं, आपके हेयर थ्रू आउट योर लाइफ, बचपन से लेके अब तक क्या चेंजेस आए आपके बालों में। जब वो बात करें हेयर फॉल की, शिकायत करें, तो डायरेक्ट उसको उठा के हमने मेडिसिन नहीं देनी, हमने उसको पूछना है कब से शुरू हुआ। अगर वो ये कहता है कि शुरुआत से यही है तो हम उसका बचपन से स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज़ उसके अंदर कमी आ रही है। अगर वो ये कहता है कि मुझे अपनी प्यूबर्टी के बाद हुआ, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट फीमेल थी तो उसने कहा कि मैं जब अपने लेबर पेन की तरफ गई थी उसके बाद जो है मेरे साथ ये इशू हुआ, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, हमें उससे पूछना पड़ेगा। अगर हम टाइप्स ऑफ हेयर की बात करें तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स आपको बताई हैं। नंबर 1 लेन्यूगो। लेन्यूगो कौन से होते हैं? जो बॉर्न बेबी में जो हल्का हल्का रुआ आ रहा होता है हाथों पे, पाँव पे, तो चलो वो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बालों में भी ऐसी कंडीशंस होती है तो वो वेलस हेयर्स होते हैं। नॉर्मल तब होते हैं जब उनकी एक एज होती है, जब आपकी बॉडी जो है वो दोनों में, मेल और फीमेल में जो है एक एज तक जो है वो नॉर्मल हेयर ग्रोथ सप्लाई कर रही होती है। फिर उसके बाद टर्मिनल हेयर आता है। यहाँ एक पिक्चर अगर आप देख सके, लास्ट में मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है दोनों बियर्ड की। देखें अगर आप, एक वेलस हेयर है और एक टर्मिनल है। टर्मिनल हम किसे कहेंगे? जो कि लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं, जो आउटर पार्ट होता है, जो नजर आता है, विजिबल होता है, उसको हम टर्मिनल हेयर्स कहेंगे, जो कि लॉन्ग होते हैं। तो पिक्चर्स में आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 में हमारे पास लेन्यूको है, नंबर 2 में हमारे पास जो ब्राउनिश हेयर दिखाए हुए वो वेलस हेयर है, नंबर 3 में जो है वो उसके टर्मिनल हेयर्स दिखाए गए हैं,
और लास्ट में जो है डिफरेंशिएट बताया गया है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन होती है वेलस और टर्मिनल हेयर में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। और ये मैंने इसीलिए पॉइंट हाईलाइट किया क्योंकि मुझे भी इसमें ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन होती थी। इस पे काफी स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला, तो मैंने शेयर करना जरूरी समझा कि बेसिकली ये डिफरेंस होता है, हमें ये बहुत गौर करना पड़ता है। और ज्यादातर प्रॉब्लम कब होती है पिगमेंटेशन की, जब हम बात करें कि किसी किसी के ब्राउन हेयर्स होते हैं, नेचुरली ब्राउन हेयर्स होते हैं, तो कभी कभी हम डायग्नोस करने में गलती कर देते हैं और हम उसको जो है वो टर्मिनल हेयर्स को वेलस हेयर समझते हैं। तो वेलस हेयर में हमें याद रखना है कि वो शॉर्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे, और टर्मिनल में हमेशा याद रखना है कि वो लॉन्ग और एलोंगेटेड होंगे, वॉट एवर द कलर इज। अब केटेजन फेज यानी ट्रांजिशनल फेज में क्या होगा, कुछ वीक्स के बाद जैसे ही आपके हेयर ग्रो करना शुरू कर देंगे, उसके कुछ वीक्स के बाद जो है हेयर ग्रोथ स्लो होना शुरू हो जाएगी। वो आपका फेज आएगा एक जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि सुखड़ना शुरू हो जाएंगे आपके हेयर फॉलिकल्स। उस दौरान में आपका क्या होगा कि हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, कोई और नए हेयर नहीं बन रहे होंगे जो आपके बालों में। पता इसलिए नहीं चल रहा होता क्योंकि हमारी हम जो हेयर्स देखते हैं वो हमारे आउटर हेयर्स होते हैं, जो कि हमें नजर आ रहे होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं हमारी इंटरनल हेयर लेवल की। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट फेज जो कि होती है टेलोजन फेज, दैट इज द रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज जो है वो मंथ्स क्रॉस कर जाती है। इसमें क्या होता है, हेयर ग्रोथ जो स्टॉप हुई भी होती है, और उसमें क्या होता है कि आपके जो पुराने हेयर है जो कि स्टॉप हुए हैं अब वो झड़ना शुरू हो रहे हैं। नॉर्मली हम बात करेंगे रोज कितने बाल जो है वो नॉर्मल लेवल पे जो है झड़ना चाहिए, जिस तरीके से नॉर्मल, फिर हमारी जो है थोड़ी सी स्टॉप हुई और फिर रेस्टिंग फेज पे गए। तो अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे हेयर्स जो हैं अगर रेस्टिंग फेज पे चले जाते हैं, बहुत सारा एक बंडल ऑफ हेयर जो है वो रेस्टिंग फेज में एबनॉर्मली चला गया, तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। कुछ लोगों के ब्रशेस भर भर के शिकायत कर रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं। तो उनका क्या होता है, हेयर ग्रोथ में जो टेलोजन फेज है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए आता है। तो हमें उस टाइप की चीज को डायग्नोस करना है कि हम किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम क्या बता सकते हैं। उसको जो है हमें उसकी केयर तो करनी है, बट बेसिक केयर हमें किसकी करनी है, हमारे हेयर रूट की। हेयर रूट की केयर किस तरीके से होगी कि हमें हमारे हेयर सप्लाई के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों में ऐसा होता है कि उनको ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिनके उनके हेयर ब्लड सप्लाई सही हो, ताकि बचपन से ब्लड सप्लाई अच्छी आएगी तो बाल भी अच्छे बढ़ेंगे। बड़ों में होता है कि आप प्रेशर पॉइंट्स पे जो है वो ऑयलिंग का रिकमेंड करते हो, या जो आपकी जो भी शैम्पू वगैरह होते हैं। अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो हम बहुत ज्यादा केमिकल वाले शैम्पूज यूज करते हैं कि इससे हमें ये फायदा होगा, या फिर अगर हम पार्लर के ट्रीटमेंट्स लेते हैं केराटिन के, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो उसमें क्या होता है, अगर हमारी उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे हेयर रूट की टिप पे चला जाता है ना, जहाँ पे मेन सर्कुलेशन होती है, तो वहीं से डैमेज इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेलानिन और केराटिन से केमिकल टकरा गया है, वहां पे अपोजिट ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो जाते हैं, आपके हेयर जो है वो रफ और ड्राई हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें हेयर फॉल की टाइप्स की, जिसको हम कहते हैं गंजपन यानी बाल्डनेस। अच्छा, अगर हम पहली बात करें, एक तो एलोपेशिया होता है जिसमें एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं इसको। पैची जो हेयर फॉल होता है उसको हम ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। अच्छा, सिम्टम्स और कॉजेस की अगर हम बात करें कि कब हमें जो है वो स्टार्ट करना शुरू करना है, कि किस तरीके से हमें पता चले। सबसे पहले आपके बाल कम होना शुरू होंगे, आप अपने ग्रेजुअल हेयर लॉस होना शुरू होगा, बाल पतले होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा ओवरऑल द बॉडी कहीं पे भी आपके बाल जो है वो कम ग्रोथ हो रही होगी। ज्यादातर हमें सर का ही होता है, तो इसलिए हमें सर पे ज्यादा लोग फोकस करते हैं। तो ये देखना होगा कि बाल कब कब गिर रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, पैचेस क्या क्या, किधर पैचेस पड़ रहे हैं, ये सब चीजें हमारी सिम्टम्स के ऊपर आती हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मेन मेडिसिन अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस, मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस करी उसमें, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हमारा, लेकिन जो मेन मेडिसिन है आप उसको अगर स्टडी करें, फ्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, थूजा, आर्निका, सीपिया, ग्रेफाइट एंड नेट्राम्योर। ये हमारी वो मेडिसिन हैं जो हमारे हेयर फॉल पे काम करेंगी, डैंड्रफ पे काम करेंगी, स्केली कंडीशंस पे काम करेंगी, और उसके अलावा बाल्डनेस वगैरह पे भी काम करेंगी। अब अगर हम बात करें हमारे प्रोडक्ट्स की,
तो पहली चीज मैं आप लोग से ये डिस्कस करती चलूं कि काफी लोगों को ये भी सामना करना पड़ता है कि भाई आप सिर्फ मेडिसिन दें या हमें ये सब चीजें हमारी उसमें नहीं है, क्योंकि मैंने फेस किया है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये चीज सुनी थी कि आपने ये क्यों यूज किया है, हमारी फील्ड में ये सब चीजें नहीं है और हमें सिर्फ सिंगल रेमेडी यूज करनी है। तो नेक्स्ट हो के आपने उसको ये जवाब देना है कि अगर आपने होम्योपैथी प्रॉपर पढ़ी हो तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हमें सिखाया गया है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें ऑयल्स और ऑइंटमेंट्स का जिक्र किया गया है हैनीमैन के तरफ से कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ें यूज़ की हैं। अगर मैं आपको डिटेल बताऊँ तो हमारे पास 4 तरह के शैम्पू होते हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं। जो नंबर 1 प्रोटीन एग शैम्पू होगा। अगर केराटिन का ट्रीटमेंट का कमी होगी, केराटिन लेवल कम होगा तो हम उसको प्रोटीन ट्रीटमेंट देंगे। अगर हमारे पास जो एग वाइट शैम्पू है उसमें क्या होगा, उसके बाल ड्राई हो रहे होंगे तो नरिशिंग फैक्टर के लिए हम उसको प्रोटीन एग शैम्पू देंगे, वाइट एग शैम्पू देंगे। उसके अलावा शिकाकाई और आंवला शैम्पू जो है वो दोनों बालों की थिकनिंग पे काम करते हैं। ये हमें ये भी पता है कि नेचुरल प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा आंवला जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसमें हम ये चीज़ देंगे। उसके अलावा अगर हम हमारे डॉक्टर ब्यूटीज हेयर ग्रोथ ऑयल की बात करें तो उसमें भी ऐसी चीजें शामिल है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी और हमारी होम्योपैथिक मेडिकेशंस भी, जिससे हमारे हेयर जो है वो हम गारंटेड ट्रीटमेंट पेशेंट को दिखा सकते हैं कि हमने ये चीजों को ट्रीट किया है विद आवर हेयर ग्रोथ ऑयल। फिर अगर हम बात करें हेयर मास्क की, हेयर मास्क जो है वो पर्सनली मुझे भी काफ़ी लोगों ने बताया और मैंने खुद भी यूज़ किया। उसमें क्या है, एज अ कंडीशनर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, नरिशिंग फैक्टर है। जब आप उसको यूज़ करोगे बालों में खुद ही सॉफ्टनिंग आपको फील होगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे बाल। तो जब हमारे पेशेंट्स जिनको हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, बेसिकली मैंने ये किया है कि जो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको मेडिसिन दी है। अब शुरू में बाल जो है वो उनके थोड़े हार्ड आ रहे होते हैं क्योंकि स्टार्ट होना शुरू है, जो बाल्डनेस के पेशेंट है, तो उसमें उनको जो है ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं, हेयर ग्रोथ ऑयल और मास्क या फिर शैम्पू। तो उससे क्या होता है कि वो जो सॉफ्टनिंग है वो खुद ही नेचुरली उन प्रोडक्ट्स के थ्रू सपोर्ट सिस्टम में हमारे साथ काम कर रही होती है।